Lamatrijima, you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. In UP now, the system of reservation will also be applicable in outsourced jobs, which will benefit women including scheduled castes, tribes, other backward classes, EWS, Divayajan, dependent and ex-servicemen of freedom fighters and ex-servicemen. For this, the UP cabinet meeting headed by CM Yogi Adityanath approved the important proposal for the formation of Uttar Pradesh Outsourced Service Corporation as a non-profit organization under Section 8 of the Companies Act 2013. With the formation of the corporation, the minimum was fixed at 16 to 20,000 rupees, as well as about 9 lakh outsourced personnel of UP will get a big relief. According to the Yogi government, the corporation has been formed to protect outsourced personnel from harassment and exploitation. उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को ये भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है। Due to its active, the EPF and ESI money of the personnel will go directly to their account, while till now these funds used to go to the service provider company. With the formation of the corporation, all kinds of facilities will be given to outsourced personnel. जो विभाग का ये गवर्नमेंट का फैसला है, ये बहुत बढ़िया है। और देखिए, हम लोग कंपनी वाले हैं, कंपनी के डायरेक्टर मैं बोल रहा हूँ आदम IT का। देखिए, अगर समय से हमको भुगतान मिलेगा तो हम बच्चों को समय से दे पाएंगे। और ये जो निगम बना दिए हैं तो इसमें 1 से 5 तारीख तक, जैसा कि कह रहे हैं कि 1 से 5 तारीख तक भुगतान हो जाएगा, तो हमको क्या है, हम जैसे भुगतान होता है तो बच्चों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले क्या था कि पहले बिल लगता था तो 15-15 दिन हो जाता था, पेमेंट ही नहीं आता था। उसमें PF SIC का दुनिया भर की समस्या होती थी, लेट हो जाता था तो PF जमा नहीं हो पाता था, SIC नहीं जमा हो पा रही है। उसमें क्या है, लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आ जाती थी। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। Meanwhile, outsourced companies also welcome the formation of UP Outsourced Service Corporation by the government. Hornbill TV has had a special conversation with Kunwar Amrinda Pratap Singh, director of one of the outsourced company in UP.
In the conversation, the director of the company appreciated the initiative of CM Yogi and said that there will be more transparency in the outsourced job. Let's have a look. देश में यूपी आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का प्रस्ताव पास हो चुका है और कहा जा रहा है कि इस निगम के बनने से जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, लगभग प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का यह कहना है कि ये फैसला तमाम शिकायतें आ रही कि आउटसोर्स कर्मियों का शोषण हो रहा है, जिसके चलते ये निगम का गठन किया गया है। और सरकार का ये भी मानना है कि निगम के आने के बाद से जो शिकायतें थी वो दूर होगी, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी आउटसोर्स और जो सेवा प्रदाता कंपनी उनके बीच में, और निगम बनने के बाद तमाम तरह की सहूलतें मिलेंगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हैं HR वंशिका HR के डायरेक्टर हैं कुंवर अमरेंद्र बहादुर सिंह, उनसे हम बात करेंगे। अमरेंद्र जी, सरकार ने जो बहुप्रतीक्षित फैसला था, प्रस्ताव था, वो पास हो चुका है और कहा जा रहा है कि यूपी में जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बना है उससे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं यूपी में उनसे बड़ी राहत मिलेगी। माना जा रहा था पहले जो आउटसोर्स जो कंपनीज थी वो डरी हुई थी कि उनको यहाँ से इस सेवा से हटा दिया जाएगा, यानी उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार ने ये साफ कह दिया है कि आउटसोर्स कंपनी जो है सेम उसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। इस फैसले से आपके और जो सरकार का जो ये प्रस्ताव आया है निगम बनाने का, कितना अंतर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा? मैं तो पहले सरकार को जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित की बात की है। आउटसोर्सिंग का काम पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसको लेके आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा कई बार शिकायतें की जाती थीं। EPF SIC समय पे ना जमा हो पाना, सैलरी समय से कर्मचारियों का सैलरी का भुगतान ना हो पाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी सरकार के लिए। और सरकार का यह कदम बहुत ही क्या नाम है, मतलब सराहनीय है और हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ थी कंपनियों के बारे में अगर कहूँ, जैसे मेरी खुद की कंपनी है, मैं काम कर रहा हूँ इसमें, मेरी खुद सेवा प्रदाता कंपनी है, तो कंपनियों की अगर हम पक्ष देखें तो कंपनियों के लिए भी ये एक सुलभ व्यवस्था हो गई है। सुलभ व्यवस्था इस तरीके से हो गई है कि अब जो है टेंडर जितने भी होंगे वो केंद्रीकृत हो गए। टेंडर एक जगह से निगम की आउटसोर्सिंग जो निगम बना हुआ है इसकी निगरानी में टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम से कंपनियों का इम्प्लीमेंट और चयन किया जाएगा। तो अब यह है कि केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई कि यूपी में किसी भी डिपार्टमेंट का 52 डिपार्टमेंट हैं, 56 डिपार्टमेंट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का जो टेंडर होगा, जहां जो आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार डिमांड करेगा विभाग और इसका टेंडर निकालेगा जो है सेवा निगम, आउटसोर्सिंग सेवा निगम। तो कंपनियों के लिए ये सुलभ हो गया। दूसरा, एम्प्लॉयों का, चूँकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेवा प्रदाता की ही या कंपनियों की ही कमी थी कि सैलरी लेट होती थी, EPF SIC लेट होता था। जैसे कहीं कहीं समस्याएं थी कि कंपनियां अपना बिल लगाती थी, 1 से 5 तारीख के बीच में बिल लगा देती थी अटेंडेंस आने के बाद, लेकिन उनको भुगतान होने में कभी कभी 15 तारीख के बाद भुगतान होता था। किसी डिपार्टमेंट में या किन्हीं कारणों से मतलब बजट की व्यवस्था नहीं है या कोई और अन्य कारण हो गया, तो इस वजह से लेट होता था। लेट होने की वजह से EPF SIC और सैलरी भी बच्चों की लेट हो जाती थी। बट निगम में साफ तौर से कह दिया गया है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, उसमें साफ तौर से कह दिया गया है कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भुगतान होना ही है। तो इससे क्या हो गया कि डिपार्टमेंट भी अपने बजट की व्यवस्था पहले से ही व्यवस्था करके रखेगी और समय से भुगतान कर पाएगी, तो समय से सैलरी मिलेगी। अच्छा, 15 तारीख के बाद जब EPF का पैसा मिलता था, वेतन मिलता था डिपार्टमेंट से, सैलरी का पैसा, तो उसमें क्या होता था, जब हम लोग EPF जमा करते थे तो EPF पे हम लोगों को पेनाल्टी के साथ जमा करना पड़ता था। जो पैसा हम लोगों का सर्विस चार्ज का होता था वो उसमें अनावश्यक हमारा लग जाता था। तो हम लोगों के लिए भी हम तो स्वागत करते हैं इस फैसले का। देखिए अमरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा, सरकार या जो और लोग थे वो कह रहे थे कि आउटसोर्स कर्मचारी प्रताड़ित थे, लेकिन यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी प्रताड़ित थे, वो आपकी मजबूरी थी। कंपनीज को जो है भुगतान ही के समय बिल लगाया जा रहा, भुगतान आप जैसे बताया कि 1 से 5 तक सरकार कह रही देंगे, लेकिन उससे पहले ये हो रहा था 15-20 तक भुगतान, और कई जगह तो 5-5, 6-6 महीने तक ही भुगतान नहीं होता था। इस पर सबसे बड़ी जो सरकारी जो विभागीय जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी बड़ी लापरवाही थी। ऐसे में तो मुझे लगता है कि आपका यानी कंपनी का ही काम आसान होगा, क्योंकि समय पर जब बिल लगाएंगे तो समय पे भुगतान होगा, तो ऐसे में शोषण की बात ही कहाँ तक रह ही नहीं पाएगी। नहीं, बिल्कुल, मैंने अभी आपसे कहा कि उसमें आउटसोर्सिंग निगम में जो नियम बना है, जो इसके नियमावली हमने अभी तक पढ़ी है,
उसमें ये साफ तौर से है कि 1 से 5 तारीख के बीच में हर हालत में डिपार्टमेंट भुगतान करेगा। अगर डिपार्टमेंट भुगतान नहीं करता है तो डिपार्टमेंट के ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट को भुगतान करना है। अगर 5 तक वेतन मिलता है तो हर हालत में कोई भी कंपनी होगी, जब उसकी निगरानी होगी आउटसोर्सिंग निगम की, तो निश्चित तौर से 6 तारीख 7 तारीख तक सब पेमेंट कर दिया करेंगे। तो ये तो समय पे वेतन निश्चित तौर से मिलना चाहिए। कोई भी मेहनताना है, कोई भी कर्मचारी है, अगर वो महीने भर मेहनत करता है तो महीने के बाद 1 तारीख से वो वेतन का इंतजार करता है, तो समय से मिलेगा। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और होना भी चाहिए। के ये राहत भरी खबर है कंपनीज के लिए, आप लोगों के लिए, कि समय पर बिल लगेगा, समय पर भुगतान होगा और समय पर वेतन जाएगा। दूसरी बात, सरकार ने निगम के माध्यम से ये भी कही कि जो न्यूनतम वेतन है फिक्स कर दिया है 16 से लेकर 20,000। इस फैसले को आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। अभी तक जो है हालांकि श्रम विभाग का मिनिमम वेजेस है जो हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पे लागू था। मिनिमम वेजेस तो फॉलो हो रहा था, बट उसके हिसाब से भी वेतन 10-11 हज़ार से ज़्यादा 4th क्लास का नहीं होता था। तो 10-11 हज़ार में 30 दिन का जो पारिश्रमिक है वो वैसे भी आप देखेंगे तो मानवता और सामाजिकता के हिसाब से भी बहुत कम है। तो इसका बढ़ाना बहुत अच्छा कदम है। और वो कर्मचारी जो होता नहीं, पैसे की कमी में, पैसे के अभाव में लोग मतलब अपना झेलते थे जो है तमाम तरीके की परेशानियां, वो परेशानियां नहीं झेलेंगे। और दूसरा यह है कि जब समय से वेतन किसी को मिलता है, अगर आपको 20,000 रुपये 15,000 रुपये समय से मिलता है तो उस पैसे का सही ढंग से आप उपयोग कर सकते हैं। किसी को बैंक का लोन है, उसका 5 तारीख को कटना है लोन की किस्त, कर्मचारी है वो 10,000 रुपये सैलरी वाला, अगर उसको 20 तारीख को वेतन मिलेगा तो अपना ऋण कैसे वो चुकाएगा? तो इन सब ऐसी ही तमाम समस्याएं हैं जो उनकी सॉल्व होंगी। ठीक है, आप वंशिका एचआर के डायरेक्टर हैं कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि जो सरकार का जो फैसला आया है निगम बनाने का वो स्वागत योग्य है। और सबसे बड़ी राहत की खबर इन लोगों की ये है कि इन लोगों का जो समय पर भुगतान नहीं होता था, जब इनका समय पर भुगतान बिल लगाने पर नहीं हो रहा था तो कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल रहा था। ऐसे में इनको समय पर भुगतान होगा तो समय पर जाहिर सी बात है कि आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको भी समय पर वेतन का भुगतान हो जाएगा। कुल मिलाकर इनके लिए, इनके जैसे तमाम कंपनियों के लिए एक राहत भरी खबर है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। Nagaland Deputy Chief Minister Yantongo Patton on Thursday made a statement in the ongoing session of the 14th Nagaland Legislative Assembly, asserting that the state government will not allow any unilateral eviction of plantation activities by Assam in the disputed area belt DAP along the Nagaland Assam border. Patton said the cabinet will also write to the Union Home Minister over the continued presence of 45 Assam police posts in the DAP, contrary to the 1972 interim agreement and the operational control of CRPF being vested solely with Assam. He also disclosed that the state has agreed in principle to create a special border response force for quick response to any situation. Disputed. This communication may be relayed to the line department, and the official record of the Assembly Secretariat will await the communication from line department. Supplementary questions on armed license. There have been some reports received from media sources stating that Assam government is going to issue armed license to the people living in vulnerable area of Assam, especially in remote border areas. Again, on this matter, further updates have been received in the same media sources, further clarifying that the state government of Assam armed license policy will not be applicable along the interstate border with Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. The matter thus should not create apprehension in the minds of anyone. In case there are some further developments in this issue having bearing on our interstate border areas, we will certainly look into it and, if needed, take up with Assam government along with other appropriate action. Speaker, sir, for seeking assurance
for setting up of police outposts in few locations. As of now, since it is under TAP area and we have to maintain status quo, but wherever in the border area police outposts are required, not only in Bokha district, New Land, but wherever it is required, either in Beren, Dimapur, New Land, Bokha, Lowland, Mokokchung, Moon. Wherever it is required, we will examine the same and take appropriate action on this. Thank you, Speaker. Member is satisfied with the reply. That is okay, but I also raised about the village card matter. I wish if that also can be highlighted. Speaker, sir, for this village card, I think our honorable member who is seeking this clarification is from our leader of the House, I think. Yes. Honorable Speaker, kindly let me supplement for 1 minute, since this pertains to my district as well. But you see, the entire Dimapur district, most of it, and 100% New Land district, if you see in the Google mapping, GIS mapping, most part of Dimapur is still shows under Assam. And New Land district, 100% it shows Assam in the GIS mapping. So this has to be corrected. Which department is responsible, I'm not aware, but this is terribly wrong. Jungigiri Ma, more than 50% it shows Assam state. I think we cannot be very ignorant like this and continue. They are claiming till the hills. Patkai Hill is their claim, original claim. So this is what I wanted to also supplement. I don't need a reply, but I wanted to share in the House. Secondly, I have just noticed, because my constituency borders with Assam, I have seen Assam Forest Guard dressed in Assam police uniform. The hoarding is written Forest, Assam Forest Unit. So they are using the Assam Forest Police. So in this, our case as well, perhaps we can also use the nomenclature of Nagaland Forest Police Department, so that there is no push and pull over this issue, because I know that things may turn up, because once they expect us to withdraw also once this eviction drive is completed. But you see, as per the agreement 1972, we have withdrawn, they have not withdrawn. We can keep our forest police. At the same time, our state police can also augment in terms of maneuvering the border areas. So this is what I want to share. Thank you. What our honorable member have mentioned, I'm going to give in my statement. Everything is there in my statement. In regard to village guard, the Nagaland Village Guard organization as of now comes under the purview of Ministry of Home Affairs. GOI and the organization have been raised in those villages of the district of Nagaland bordering Myanmar and for specific purposes. As suggested, to raise the village guards in other areas of the state for taking up the other kinds of duties as mentioned by Honorable MLA. The matter requires further detailed deliberation and examination at various levels. Thank you. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal stated that negotiations were underway with the United States regarding the 50% tariff on Indian goods and emphasized that there was no need to panic since India and the US would reach an equitable balance and fair agreement. In an interview with ANI on Thursday, he assured that relations between the two countries remain good and expressed confidence that the issues would be resolved through negotiations. When questioned about the timeline for talks, Goyal remarked that negotiations never had a fixed deadline and needed to be pursued with patience as they were meant for them the long term.
He pointed out that US President Donald Trump had imposed a 50% tariff on Indian goods exported to the US. Initially, the tariff had been set at 25% but was later raised by another 25%, taking it to 50% in response to India's continued imports on Russian oil. The secondary tariff had come into effect on August 27 and applied to all Indian goods, either consumed directly in the US or withdrawn from warehouses for consumption. Goyal further mentioned that the announcement of goods and services tax reforms had coincided with the implementation of US tariffs purely by chance. He clarified that work on the reforms had been in progress for several months and could not have been carried out overnight. According to him, a group comprising the finance minister, secretaries and other ministers had been preparing for the changes, and the compensation cess was expected to end in the following quarter. The 56th GST Council meeting had decided to rationalize the GST structure into two slabs of 5% and 18% by merging the earlier 12% and 28% categories. The Council had also resolved to abolish the compensation cess on coal, carbonated fruit, beverages and medium to large cars. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced those decisions on September 3 after chairing the Council meeting. Under the revised system, the 5% slab included essential goods and services such as food, kitchen items, agricultural equipment, handicrafts, small industries and medical equipment, while the 18% slab covered more standard goods and services including automobiles like small cars and motorcycle up to 350cc, consumer goods such as electronics, household products and some professional services. In addition, a 40% GST slab was retained for luxury and scene goods including tobacco, pan masala, cigarettes, biris, sugarated beverages, luxury vehicles, high-end motorcycles above 350cc, yacht and helicopters. Some essential services and educational items such as individual health, family floater and life insurance remained fully exempt from GST. Well, I don't think there's any need to panic. We should allow the negotiations to happen. We continue to have very good relations with the United States, and I'm sure that we'll be able to resolve some of these issues and come to a equitable, fair and balanced agreement. Is there a timeline? No, there's never a timeline in negotiation. You should do it patiently because you are working for a long term. You have to look at the future and decide what you want. Well, I think time will tell whether it works out well in a short time frame or a longer time frame. So how much time will be taken, we'll have to allow the negotiators. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.